नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। शुरू करते हैं हमारा आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन के पार। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 बिलियन तक पहुंच गई और भारत के अगले साल सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पार करने का अनुमान है। रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 संयुक्त राष्ट्र की 27वीं आधिकारिक जनसंख्या अनुमान है। इसे इस साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी किया गया था। अनुमानों से पता चलता है कि 2030 में दुनिया की आबादी लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी। 2080 के दौरान इसके लगभग 10.4 बिलियन तक पहुंचने और 2100 तक स्थिर रहने का अनुमान है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। भारत और फिनलैंड डिजिटल साझेदारी में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और फिनलैंड भविष्य के आईसीटी, भविष्य की मोबाइल प्रौद्योगिकियों और डिजिटल शिक्षा में डिजिटल साझेदारी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दो देशों ने आपसी हित के क्षेत्रों पर संस्थागत संयुक्त कार्य समूहों के होने पर भी जोर दिया। नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में फिनलैंड के शिक्षा और संस्कृति मंत्री पेट्री होनकोनेन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के बीच एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में शुरू। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ITF का 41वां संस्करण 14 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। मेले का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। मेला इस माह की 27 तारीख तक चलेगा। उद्घाटन समारोह के दौरान वाणिज्य और व्यापार राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश भी मौजूद थे। इस साल ट्रेड फेयर की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। TRA ने जियो को भारत में सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड का दर्जा दिया। ब्रांड इंटेलिजेंस और डेटा इनसाइट्स कंपनी TRA के अनुसार भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से आगे अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो भारत में भारत का सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड है। TRA पूर्व में ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी ने अपने इंडियाज मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड्स 2022 में कंपनियों को उनकी ब्रांड ताकत के अनुसार रैंक दिया। परिधान श्रेणी में एडिडास शीर्ष ब्रांड था, जिसके बाद नाइके, रेमंड, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड थे। LIC को बैंकिंग और वित्तीय सेवा सूचकांक में पहला स्थान दिया गया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पर और ICICI बैंक तीसरे स्थान पर था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। नताशा पिरक मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित। स्लोवेनिया में नताशा पिरक मुसर दूसरे दौर के चुनाव में अपने रूढ़िवादी प्रतिद्वंदी को हराकर देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। स्लोवेनिया के चुनाव आयोग ने कहा, सुश्री पिरक मुसर ने लगभग 54% वोट हासिल किए थे। श्री लोगर से आगे, जिन्हें सिर्फ 46% से अधिक वोट मिले। लगभग 2 मिलियन की आबादी के बीच मतदान 49.9% था।
सुश्री नताशा पिरक मुसर एक पत्रकार और वकील हैं जो स्लोवेनिया की केंद्र वाम सरकार के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ी। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री और रूढ़िवादी राजनीति के दिग्गज एज लोअर को हराया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। पूर्वी तिमोर को 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हुआ एशियान। ब्लॉक ने एक बयान में कहा कि एशियान पूर्वी तिमोर को समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। आधे द्वीप राष्ट्र, जिसे आधिकारिक तौर पर तिमोर लेस्ते कहा जाता है, को भी उच्च स्तरीय एशियान बैठकों में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाएगा। ब्लॉक ने शिखर सम्मेलन के लिए नोम पेन में क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, पूर्वी तिमोरिस ने 1999 के यूएन पर्यवेक्षित जनमत संग्रह में पड़ोसी इंडोनेशिया द्वारा क्रूर कब्जे से स्वतंत्रता के लिए मतदान किया और देश को 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई, जिससे यह एशिया का सबसे युवा लोकतंत्र बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। G7 ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग पाने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले। पाकिस्तान, घाना और बांग्लादेश जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन मुहैया कराने के लिए G7 ग्लोबल शील्ड पहल से धन प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ताओं में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की घोषणा मिस्र में COP27 शिखर सम्मेलन में की गई। G7 अध्यक्ष जर्मनी द्वारा समन्वित ग्लोबल शील्ड का उद्देश्य बाढ़ या सूखे के बाद जलवायु संवेदनशील देशों को बीमा और आपदा सुरक्षा निधि के लिए तेजी से पहुंच प्रदान करना है। इसे 58 जलवायु संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के V20 समूह के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया। वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी को सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ कैडर के 1995 बैच के अधिकारी द्विवेदी का पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल का कार्यकाल होगा। इससे पहले द्विवेदी माई गोव इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। शशि शेखर वेम्पति 2017 से 2022 तक प्रसार भारती के CEO थे। वेम्पति ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को इस साल जून में CEO प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। 18 साल तक पेरिस एयरपोर्ट में रहने वाले मेहरान करीमी नासेरी का निधन। ईरान में जन्मे शरणार्थी मेहरान करीमी नासेरी की पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर पिछले 18 वर्षों से रहने के बाद 12 नवंबर को मृत्यु हो गई। अजीबो गरीब कहानी और परिस्थितियां जो ईरान से नासेरी के निर्वासन का कारण बनी। माना जाता है कि 2004 की फिल्म द टर्मिनल के लिए प्रेरणा थी, जिसमें टॉम हैंक्स और कैथरीन जेटा जोन्स ने अभिनय किया था। आगमन पर उन्हें यूके में बार बार हिरासत में लिया गया और बेल्जियम या फ्रांस वापस भेज दिया गया। अगस्त 1988 में उन्होंने अपने प्रयासों को छोड़ दिया और चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर बस गए, जहां वे 2006 तक रहे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। श्रीलंका करेगा अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंडर 19 पुरुष और महिला T20 वर्ल्ड कप के आयोजन स्थल की घोषणा कर दी है। एक मीडिया विज्ञप्ति में ICC ने कहा कि 2024 अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नमीबिया में किया जाएगा।
2025 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा और 2027 अंडर 19 महिला टूर्नामेंट संयुक्त रूप से बांग्लादेश और नेपाल द्वारा आयोजित किया जाएगा। आईसीसी ने कहा कि मेजबानों का चयन मार्टिन स्नेडेन की अध्यक्षता वाली बोर्ड उप समिति द्वारा देखी जाने वाली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। तो हमारे इस अपडेट के साथ ही हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।